हेलो बच्चों, मैं विकास चौधरी सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो बच्चे लोग आज हम लोग क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 1 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसका आंसर हम लोग एकदम छोटा छोटा करेंगे, क्योंकि आप लोग को याद करने में आसानी हो इस टाइप का करेंगे, ना कि मतलब 2 पेज 3 पेज में पहुँचा देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल छोटा में रहेगा ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्टी के योगदानों को बताएं। इटली का एकीकरण जो रोकता था, कौन रोकता था? मेटरनिक। मेटरनिक जो है उसके बाधा में अब बीच में आ जाता था ना, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। तो इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। लेकिन इधर से आया, मेजनी काबूर आ गया और गैरीबाल्टी आ गया। अभी तीनों कैसे मतलब इटली को एकीकरण कर पाए, इटली को एकजुट कर पाए, चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान निम्नलिखित है। अब तीनों के बारे में क्या करके देखते हैं। देखिए, पहला बाबू मेजनी का योगदान। मेजनी का क्या योगदान था? इनका उद्देश्य इटली का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था, है ना। ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था इटली, है ना। कैसे? अब वहाँ का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक जो कि एक खरखा खरखा था, ठीक ना। अब वो जो है जो चाहे वो करता था। अगर इटली में मतलब इटली में अगर कोई आंदोलन कर रहा है ना, कि समझा रहा है बाबू देखो, हम लोग को जात पात नहीं देखना चाहिए, एक साथ मिल के रहना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहिए। अगर ऊंचा नीचा देखेंगे, अगर आपस में लड़ेंगे, तो फिर दूसरे लोग जो है हम पे फायदा उठाएगा। तो इस तरह से आंदोलन जब करता था इटली वाले, तो वो क्या करता था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो क्या करता था, इसके आंदोलन को दबा देता था। तो वही देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनका उद्देश्य इटली का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली या एवं यंग यूरोप की भी स्थापना की। याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की थी, ठीक ना। अब अगला देखिए, दूसरा सॉरी, काबूर का योगदान देखते हैं, ठीक ना। काबूर नहीं बाबू, काबूर, ठीक ना, काबूर। देखिए, तो इसका देखिए योगदान क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि इटली के एकीकरण में काबूर भी ऑस्ट्रिया को ही ये सबसे बड़ा बाधक मानता था। ऑस्ट्रिया ही बहुत खतरनाक था, है ना। ऑस्ट्रिया एकदम खत्म था। 1860 से 61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी राज्यों को मिलाकर सभी लोगों से सहमति भी ले लिया। ये था इसका योगदान। चलिए अब देखते हैं गैरीबाल्टी का। देखिए क्या था गैरीबाल्टी का योगदान, देखते हैं। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने युवाओं का एक शक्तिशाली सेना तैयार किया, जो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है ना। हम लोग लघुतरीय क्वेश्चन में गैरीबाल्टी के बारे में पढ़े हैं। लघुतरीय क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि गैरीबाल्टी क्या थे। इन्होंने एक जो है सेना का गठन किया था, जो कि युवा था, जवान सेना था, है ना, जिसका नाम रखा था लाल कुर्ती का गठन। लाल कुर्ती के नाम से वो जाना जाता है। इस सैनिक को लेकर उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना की। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दी। ये तीनों का योगदान हम लोग देख लिए, मेजनी, काबूर और गैरीबाल्टी का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन खत्म। देखिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, है ना, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। आप लोग आराम से इसको लिख के याद कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा का दीर्घोत्तरीय का आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम वन, जो प्रसा का राजा था, है ना। विलियम वन यानी विलियम प्रथम, जो प्रसा का राजा था। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिए, ठीक ना, बना लिया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का कहना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और तलवार की नीति से होगा, न कि आदर्शवाद से। बिस्मार्क ने सबसे पहले धन दौलत से प्रजा की स्थिति सुधार एवं सैनिक शक्तियों को मजबूत किया, है ना। अभी दिमाग लगाने लगा धीरे धीरे कि कैसे एकीकरण करना है इसका, है ना। तो सबसे पहले क्या किया कि प्रजा का जो हालत जो खराब था उसको सुधार किया। जैसे कि अब पैसा से किया, धन दौलत से किया, है ना, और सैनिक शक्तियों से मजबूत किया। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न देशों से युद्ध किए, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए कई देशों से युद्ध करना पड़ा। जैसे पहला देखिए दानिश, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा फ्रांस और चौथा स्वीडन। तो चार चार देश से ये युद्ध किए थे, तब जाके जो है जर्मनी जो है एकीकरण कर पाए बिस्मार्क, ठीक ना। देखिए अब स्वीडन के युद्ध में देखिए क्या होता है, बोल रहा है स्वीडन के युद्ध में
फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। अब जर्मनी का उदय यानी कि जर्मनी जो है एक महाशक्ति के रूप में उजागर हुआ। अब जर्मनी से लोग जो है डरने लगे, क्योंकि वहाँ के चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो कि एकदम खतरनाक था। वो बताइए कितने बड़े बड़े देशों को हराया, जैसे दानिश, ऑस्ट्रिया, बताइए कितना खतरनाक था, जिसको हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया। तो अब ये जर्मनी जो है एक महाशक्ति के रूप में जाना जाने जाना लगा। ये क्या जाने जाना लगा, नहीं मतलब कि क्या, चलिए हटाइए। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करना, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद के उदय का कारण पहले देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए पहला देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की विजय शक्ति से यूरोपों में राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुआ। दूसरा है राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया नेपोलियन ने जिस जिस राज्यों को जीता था उस राज्य में। फिर जिस जिस राज्य को जीता था उस राज्य में जो है राष्ट्रवाद की भावना का उजागर किया। राष्ट्रवाद की भावना मतलब समझते हैं ना कि देश से प्रेम करना। राष्ट्रवाद क्या है? हम लोग अति लघु तरीके का पहला ही क्वेश्चन कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश से प्रेम करना, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षक, व्यापारी इत्यादि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ऐसे वर्ग क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये देखिए हो जाएगा इसका तीसरा का उत्तर। चलिए अब देखिए इसका प्रभाव देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव क्या था। तो देखिए पहला है कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से बहुत सारे आंदोलन एवं क्रांतियां हुई, जिससे अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, है ना। अब क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से बहुत सारे आंदोलन एवं क्रांतियां हुई। अब जैसे जैसे मान चलिए कि एक जो देश है ना, मान चलिए एक देश गुलाम था, वो झगड़ा उगड़ा करके क्या हो गया, वो गुलाम से स्वतंत्र हो गया। तो देखेगा दूसरा देश, अरे यार यानी कि झगड़ा करे से स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर दूसरा देश भी उसी किया, तीसरा उसी किया, चौथा उसी किया। इस तरह से क्या हुआ कि जो जो मतलब ये राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से क्या हुआ कि बहुत सारे आंदोलन हुआ, क्रांति हुई, जिससे क्या हो गया कि सभी राष्ट्रों यानी कि नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्र मतलब देश, है ना। चलिए अब देखिए इसका दूसरा देख लेते हैं कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे। फिर तीसरा है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से मनमानी करने वाले शासक का प्रभाव कमजोर हो गया। जो मनमानी जो करता था उसका जो शासन है क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन, अच्छा सॉरी इसका पांचवा भी है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स दसम, इसको बोलते हैं ना चार्ल्स दसम भी, चार्ल्स चार्ल्स दसम, इस तरह से चार्ल्स दसम। तो हम यहाँ पे एक से लिख दिए यानी कि 10। चार्ल्स दसम के शासन में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, है ना, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता और क्रांति को दबा रहा था। पोलिगनेक को प्रधानमंत्री चार्ल्स दसम ने बना दिया। पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनते ही शासन नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की किया और उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस कदम को उदारवादियों ने षड्यंत्र समझा। फिर प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पहले पोलिगनेक का विरोध करने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स दसम ने जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर पेरिस में की लहर दौड़ी जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति थी। 1830 की क्रांति थी। इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं कि जुलाई 1883 का 1830 की क्रांति का विवरण थे। इस तरह से देखिए बहुत छोटा आंसर था, कुछ भी बड़ा नहीं था, आपको याद करने में एकदम आसानी हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप सभी के लिए जो जो बच्चे हैं आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो गया 20 जनवरी से, ठीक ना। 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है क्लास टेंथ और क्लास 9th के बच्चों दोनों के लिए, ठीक ना। तो आप तो क्लास 10th में हैं और 9th में अगर आपके भाई बहन या आस पड़ोस के दोस्त या बच्चे हैं तो उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं। आप सभी का 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया। ऑल सिलेबस चलेगा, सभी सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सोशल साइंस में सभी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट चलेगा आप सभी का।
तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मात्र देखिए 499 रुपये, मात्र 499 रुपये में आप जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास जो है आपका लाइव चलता है। कैसा चलता है? लाइव चलता है। तो आप जो है ज्वाइन हो जाइए। देखिए इस नंबर पे संपर्क कीजिए 99 0 53 0 44 40। इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसे ज्वाइन होना है, ठीक ना? और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं इसका अति लघु तरीय और लघु तरीय का, और जो है इसका व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिए हुए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कब लाइव क्लास होगा और कब नहीं होगा। और इसका जो ये जो है ना पीडीएफ, ये पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। तो वहाँ से आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, ठीक ना? चलिए, अब देखिए ये देख लिए हम लोग। अब अगला देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन। 5वां क्या है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। इसका उत्तर हो जाएगा, यूनान का अतीत फर्क करने जैसा था, फिर भी यूनान तुर्की का गुलाम था, ठीक ना? जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूनान के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुआ। इस तरह से आप जो है यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक ना? यहाँ तक उत्तर लिख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5वां का भी हम लोग उत्तर देखिए, यानी कि 1 से 5 तक दीर्घोत्तरीय का हम लोग देख चुके हैं। तो यानी पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। पहला का अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय कर हो चुके हैं। अभी इसका आएगा अगला दूसरा चैप्टर का, ठीक ना? तो दूसरा चैप्टर का देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरा वीडियो पे व्यू आए, है ना? व्यू आए यानी बच्चे पसंद करें, कमेंट करें, तब जो है हम आगे और बना पाएंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।